बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर, इसमें हमने चैप्टर 5th सप्लाई मुकम्मल किया था अपने लास्ट लेक्चर में। बेटा जब आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि उस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैं, MCQs हैं, लॉन्ग हैं, आपको ब्रीफ किए जाएं। और स्पेशली लॉन्ग के हवाले से जो हमारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन, एक दिक्कत, मुश्किल रहती है, उसके लिए कोशिश की जाती है कि हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जिस चैप्टर के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि इसमें लॉन्ग कौन कौन से बनते हैं, उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए जो है हम एक लेक्चर का एक सेशन करते हैं जिसमें हम सिर्फ स्टूडेंट को जो है ये बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पैटर्न जो है वो कैसे होगा। यानी अगर हम आज के टॉपिक पे बात करें तो टॉपिक हमारा बनता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपने कैसे लिखने हैं, ये आपको हर चैप्टर में अलग अलग जो है वो समझाया जाता है जी। तो बेटे, जो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि डिमांड का चैप्टर इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, उसमें और इसमें जो है पेपर का क्वेश्चन आंसर का पैटर्न सेम रहना है। तो सप्लाई का जब आप पढ़ लेंगे तो इसमें जो है आपको डिमांड का भी पता चल जाएगा कि डिमांड को आपने कैसे करना है जी। तो इसमें बेटे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और वो है बेटे कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई with the help of table and diagram, with the help of table and diagram। तो उर्दू में बेटा ये सवाल बनता है कि कानून रसद की वजाहत गोशवारे और डायग्राम से करें। गोशवारे और डायग्राम से करें जी। ये बेटे आपका सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको अक्सर ये परेशानी रहती है और ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन में भी बात आती है कि हमारे स्टूडेंट गैर ज़रूरी तफसील में या जो सो डिट्रैक हो जाते हैं आंसर में, जिससे नुकसान ये होता है कि उनका वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस सवाल के जवाब में बेटे मैं आपको इसके आंसर के स्टेप बता देता हूँ कैसे आपने लिखना है। सबसे पहला काम आपने बेटा ये करना है कि आपने लॉ ऑफ सप्लाई को जो है डिफ़ाइन करना है, यानी आपने लिखनी है इसकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन जो है बेटा आपके नोट्स में भी मौजूद है कि आपने एक 2-4 लाइनों में जो भी है उसको आपने कॉमे शुरू करने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देने हैं। और डेफिनेशन में सिर्फ आप ये लिखेंगे द थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग प्राइस सप्लाई डिक्रीजेज। उर्दू में आप लिखेंगे कि दीगर हालात के बदस्तूर रहते हुए जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है
तो उसकी मकदार रसद में इजाफ़ा हो जाता है, और जब उसकी कीमत, किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी मकदार रसद भी कम हो जाती है। ये लिखने के बाद अगला स्टेप, यानी कि ये तो आपका हो गया बेटे फर्स्ट, या आपको समझाने के लिए मैं जहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ। या सेकंड स्टेप पे बेटे आपने डिफ़ाइन करने के बाद इसको का टेबल बनाना है। टेबल में यानी जिसको हम गोशवारा कहते हैं, उसमें आपने बेटे 2 कॉलम बनाएंगे टेबल के। एक में आप प्राइस लिखेंगे और एक में सप्लाई, जहाँ प्राइस और यहाँ पे सप्लाई। और आप इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं कि सप्लाई और प्राइस जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है। और यही बात आप डेफिनेशन में भी लिख के फिर आप नेक्स्ट स्टेप कर रहे होते हैं। तो फंक्शन का ख़ास ख्याल रखना है। बाद औक़ात लापरवाही में, जब एहतियाती में ऐसे होता है कि आप फंक्शन को भी गलत कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि सप्लाई के क्वेश्चन आंसर में डिमांड का कर्व बना दिया जाता है। तो इसके लिए आपने बेटा बहुत मुहतात रहना है। एक्सप्लेन करने को टेबल बनाने के बाद जो है 2 स्टेप, तीसरे पे आपने बेटा इसका डायग्राम बनाना है। यानी 0 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहाँ पे आप प्राइस प्लॉट करते हैं, जहाँ पे सप्लाई। और उसमें भी जो है जब आप प्राइस जहाँ लेते हैं तो ख़ासकर डिस्टेंसेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये बात आपको हर डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है कि बेटे जब आपने इसे प्लॉट करना है तो जो वैल्यू आपके टेबल में ली है उसको आपने, पहली बात तो ये है कि आपने वैल्यू सिंपल लेनी है। डाटा आपका सिंपल होना चाहिए ताकि आपको प्लॉट करने में आसानी हो। तो इसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो आपने इसके डिस्टेंसेस का ख्याल रखना है। और ये कर्व आपका बेटा यूं बन जाएगा कर्व, क्योंकि सप्लाई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तीसरा स्टेप ये हो जाएगा। चौथे स्टेप पे आपने बेटा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद 5वां जो स्टेप है वो इसके अजम्पशन है। और अजम्पशन में आप 3 4 5 जो भी आप की बुक से आपने पढ़े हैं, आपने नोट से पढ़े हैं, तो ये आपने लिख देने हैं। तो ये बेटे आपका सवाल का पैटर्न है। अगर आप जहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद दूसरा गोशवारा बनाना है। तीसरा आपने डायग्राम, और उसके बाद जो है डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। ये इंतहाई ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना है डायग्राम को। और उसके बाद अजम्पशन यानी मफरूज़ात लिखने। ये 5 जो स्टेप हैं बेटे आपने इसी सीक्वेंस से लिखने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले जो है वो डायग्राम बना दें ये, और बाद में जो है आप इसका गोशवारा बनाएं। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में जो है उसी बात को पहले डेफिनेशन में बयान करते हैं, वर्डिंग में बताते हैं, फिर उसी का टेबल बनाते हैं, उसी को डायग्राम में प्लॉट करते हैं। फिर डायग्राम जैसे बनता है उसको हम उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद फिर अजम्पशन लिखते हैं। तो यानी कि आप डेफिनेशन को देखकर टेबल बनाते हैं, टेबल की मदद से आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को ही आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो ये इसका एक सीक्वेंस है कि अगर आप इस तरतीब से लिखते हैं तो जो है आपका आंसर जो है वो प्रॉपर होगा। अगर आप उसे मसलन अगर आप उसे बदल देते हैं, उसमें आप चेंजेस कर देते हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करना। तो उर्दू में बेटा पहले तारीफ़, फिर गोशवारा, फिर डायग्राम की वजाहत, और फिर उसके लिए मफरूज़ात। ये बेटा आपका जो है वो सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि एक्सप्लेन expansion and contraction of supply, with the help of table and डायग्राम। ये सवाल का पैटर्न है, बहुत ही आसान सा इसका जवाब है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को आपने वर्डिंग में बताना है कि ये एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होते क्या हैं। उसके बाद आसानी के लिए ये है कि आप पहली हेडिंग में दोनों को डिफाइन कर दें, दूसरी हेडिंग में आप पहले लें एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन का आप बेटे टेबल बनाएं। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि प्राइस के बढ़ने से, यानी आपने प्राइस को इंक्रीज़ करके जो है आपने सप्लाई को भी बढ़ाना है, तो इसका मतलब है एक्सपेंशन। और डायग्राम में बेटे आप इसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ सप्लाई है, कर्व ऐसे बनेगा। और आपने इसको चूँकि एक्सपेंशन किया है तो यहाँ पर आप इसको एरो का निशान आपने इस तरफ देना है, तो ये आपका एक्सपेंशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा जो हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्शन का है। कॉन्ट्रैक्शन में बेटे आपने वही पैटर्न है, सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, उसके बाद आपने इसका टेबल बनाना है। और कॉन्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे, प्राइस सप्लाई, यानी प्राइस को कम करके सप्लाई को कम कर देना। इसी को आप उल्टा के लिख सकते हैं, प्राइस 50, 40, 30, 20, 10, क्या 100, 80, 60, 40, 20 जी। इसके बाद बेटा आप इसे प्लॉट करेंगे, 0 वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ प्राइस लेनी है, यहाँ पे सप्लाई कर्व आप ऐसे आप प्लॉट करेंगे, ये आपका सप्लाई कर्व होगा। और इसमें जो है आपने एरो का निशान इस तरफ दे के ये आपने साबित करना है कि इसमें आपने कॉन्ट्रैक्शन की बात की है, रसद का सुकड़ना। उसके बाद बेटे आप इसका लिख देंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका सवाल जो है वो ऐसे इसका आंसर मुकम्मल हो जाता है जी। उसके बाद इससे अगला सवाल जो है बेटे वो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, यानी कि ये सवाल भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई with the help of table and डायग्राम, the help of टेबल एंड डायग्राम। इसमें भी बेटा आपने दो चीज़ों को बयान करना है, एक राइज और दूसरा फॉल ऑफ सप्लाई। आंसर इसको अपीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें कि राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई से मुराद क्या है, यानी कि किसको जो है राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहा जाता है। पहले आप ये लिख देंगे। उसके बाद जो है आप राइज इन सप्लाई अलग लेंगे, इसकी आप दोनों सूरतें लिखेंगे, फ्रॉम
फर्स्ट और फॉर्म सेकंड, यानी दो सूरतें मैंने आपको राइज के हवाले से पढ़ाई थी। इसमें बेटा आपने जो फॉर्म फर्स्ट है, फॉर्म सेकंड है, वही तरतीब है कि फॉर्म कंडीशन 1 में जो है पहले वर्डिंग में बताना है, फिर टेबल बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है। इसके बाद फॉर्म 2 हो जाएगा, उसमें भी आपने पहले डिफ़ाइन करना है, टेबल बनाना है और उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है। तो ये हो जाएगा मुकम्मल राइज। उसके बाद दूसरा स्टेप है फॉल ऑफ सप्लाई। इसमें भी बेटा वही आपने लिखना है कि पहले फॉर्म ए फिर फॉर्म 2 के फॉर्म ए में पहले वर्डिंग में बताना है, फिर टेबल, फिर डायग्राम, फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। और यही तरीका, यानी इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड का भी यही पैटर्न है। एक्सपेंस के बाद एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मैंने पढ़ाया है। इससे पिछला चैप्टर है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, उसका भी बेटा यही पैटर्न है। यहाँ हमने बात की है राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। जो पैटर्न राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई का है वही पैटर्न आपका राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड का है, यानी उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद बेटे इसका जो आखिरी सवाल जो इसमें बनता है वो ये है कि डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन है कि डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और हाउ इज इट मेजर्ड। जी, सवाल उर्दू में बेटे इसका बनेगा कि रसद की लचक की तारीफ़ करें, लचक की तारीफ़ करें और रसद की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है, की जा सकती है या कैसे की जाती है। और जो इससे पिछले आपने बेटा चैप्टर पढ़ा है डिमांड का, उसमें भी सेम यही पैटर्न है। उसमें ये होगा डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इट मेजर्ड, के तलब की लचक की तारीफ़ करें और तलब की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है, यानी कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग बेटा जानते हैं कि जो डिमांड की इलास्टिसिटी है उसको मेजर करने के 3 तरीके हैं, परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसको मेजर करने के 2 तरीके हैं। इसमें परसेंटेज मेथड है और के अलावा यूनिटरी मेथड है। तो बेटे जब आपसे ये सवाल पूछा जाए पेपर में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, चाहे वो इलास्टिसिटी सप्लाई आपसे पूछा जाए, इलास्टिसिटी डिमांड की पूछी जाए या आपके से सप्लाई की पूछी जाए, तो आपने बेटे उसके लिए जो आंसर में, यानी आंसर में आपने यूनिटरी मेथड लिखना है। सबसे पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी रसद की लचक की पैमाइश इकाई के तरीके से। इसके बाद आपने लिखना है बेटा इकाई का तरीका क्या होता है, यानी यूनिटरी मेथड, और फिर लिखेंगे देयर आर 3 स्टेप ऑफ यूनिटरी मेथड। ई एस इज इक्वल टू 1, ई एस इज़ लेस देन 1 एंड ई डी इज़ ग्रेटर देन 1। ये तीनों लिखने के बाद अगला जो प्रोसेस होना है बेटा वो ये है कि पहले आपने हेडिंग देनी है ई एस इज़ इक्वल टू 1, यानी कि पहले आपने ये हेडिंग लेनी है। तो आंसर इसका कैसे लिखना है
कि इसको आपने पहले डिफाइन करना है, फिर उसके बाद इसको आपने टेबल फॉर्म में लिखना है, टेबल के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद आपने इसको की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये एक स्टेप जो है ES = 1 मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ES < 1 की आप हेडिंग लिखते हैं, सेम वैसे ही वर्डिंग में बताना है, टेबल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। इसके बाद ES < 1 में डिफाइन, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। तो तब जाके आपका यूनिटरी मेथड मुकम्मल होता है। वक्त का ख़ास ख्याल रखना है, यानी ध्यान में रखना है कि आपके पास जो वक्त है वो एक लॉन्ग के लिए आपके पास कितना हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको मैनेज करना है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो हैं वो इन तफासील में पड़ जाते हैं। मसलन जिस तरह से आपके पास सपोज करते हैं कि 20 मिनट हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 20 मिनट हैं, 2 मिनट में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई को डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद 18 मिनट आपके पास हैं, 18 मिनट हैं और आपके पास 3 स्टेप आपने करने हैं इसमें। तो आपने 6-6 के मार्जिन से आप करें कि जल्दी जल्दी 6 मिनट उसको दे दें, 6 उसको और 6 उसको। अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई पहले को लिखने में आप इतनी उसको तफसील से लिखते हैं कि आपके पास अगले के लिए वक्त भी नहीं बचता, तो इसका मतलब है आपने आधे मार्क्स का जो है वो आपने जवाब लिखा है, बाकी आपका आंसर रह गया है। तो बेटे इसमें आपने इसको ख़ास तौर पे आपने मैनेज करना है, अरेंज करना है। ये बेटे आपका चैप्टर जो है सप्लाई का, उसमें आपने लॉन्ग को किस पैटर्न से लिखना है जब आपसे पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है। अब हम इसके जो है जिस तरह से अगले हमारा चैप्टर होगा, उसमें हमने बात करनी है कि जो डिमांड का चैप्टर है, जो सप्लाई का चैप्टर है, यानी कि इसके फ़ौरन बाद तो अभी मैंने आपको बताया है कि हम MCQs को सॉल्व करेंगे। और MCQs जो है हमारा एक उसके लिए कंप्लीट सेशन होता है। हम MCQs एक MCQs को हम वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसको में ये देखते हैं कि किस तरह से ये सवाल हो सकता है, और उसके बाद उस MCQs की पॉसिबिलिटी को चेक किया जाता है कि आया कि इसके आंसर में से क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन में से जो है वो आंसर हो सकता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब उसके बाद ये तो इंशाअल्लाह हमने अगले इस अपना हमारा जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे इसके शॉर्ट के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक, चूँकि हमने एक ही वक्त में दोनों चैप्टर पढ़े हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि जैसा कि हम 2 फंक्शन हमने एक ही वक्त में पढ़े हैं, ठीक है। एक तरफ जो है वो डिमांड का फंक्शन हमने पढ़ा है और एक तरफ सप्लाई का फंक्शन, यानी चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिमांड के बारे में है और चैप्टर नंबर 5 जो है ये सप्लाई के बारे में, ठीक है। ये पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम इन दोनों को, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स को मिलाते हैं तो हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये चैप्टर हमने मुकम्मल पढ़ लिया है, इसके शॉर्ट भी कर ली हैं, इसके MCQs भी हो गए हैं। अब चैप्टर 5 जो है इसकी हमने थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो बेटे इसमें से अभी हमारे MCQ और शॉर्ट रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें जो है वो अगले हमारे लेक्चर में हमने वही डिस्कस करने हैं। उससे पहले आपको ये दोनों फंक्शन एक वक्त पे जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगला चैप्टर आपको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ मालूमात। तो QD इज़ दी फंक्शन ऑफ P है और ये बेटे है QS इज़ दी फंक्शन ऑफ P। अब ये तो हमारा हो गया चैप्टर 4 मुकम्मल तौर पर हो गया कि जिसमें हमने इसी फंक्शन को इस्तेमाल करके एक कर्व को बुनियाद बनाकर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये बेटे
ये डिमांड कर्व है हमारा, ये हमने पढ़ा है। और इसमें जो है हमने इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया है, यानी कि ये सप्लाई कर्व है 0, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ प्राइस प्लॉट करते हैं और यहाँ पर हम जो है सप्लाई लेते हैं। बेटे अब हमने जो आगे चैप्टर पढ़ना है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि हम दोनों को जो है ये क्यू डी और क्यू एस इनको हमने एक ही वक्त में पढ़ना है। यानी कि हमने बेसिकली मार्केट के बारे में पढ़ना है और मार्केट हमारी उसी सूरत में कंप्लीट हो सकती है, उसी सूरत में जो मुकम्मल हो सकती है कि जब हम जो है इन दोनों को एक ही वक्त में पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ पे हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं, इसके बाद जो है हम उनको एक ही वक्त में पढ़ेंगे। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप एक ही वक्त में या एक ही डायग्राम में दोनों को पढ़ते हैं, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड, दोनों को आपने एक ही वक्त में डिफ़ाइन करना है। ये बेटा आपका डी डी कर्व होगा और ये एस एस कर्व होगा, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और ये पिक्चर जो है ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की है, यानी कि जो आपने अगली बार इसे अगला जो चैप्टर मार्केट का पढ़ना है उसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं। क्योंकि जब हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगला चैप्टर हमारा किस चीज़ के बारे में है, तो फिर हमें जो है थोड़ा सा चूँकि उसकी बैकग्राउंड का पता होता है, हम उसको आसानी से उसकी वजाहत कर सकते हैं। और इसमें जो है ये डिमांड का चैप्टर जो है नेगेटिव फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, सप्लाई का, यानी कि ये आपका जो है डिमांड का फंक्शन वो इस कर्व पे है। यानी पूरा चैप्टर जो है या पूरे फंक्शन का रिज़ल्ट हम इस कर्व में शो करते हैं जो कि डिमांड कर्व है। और फिर सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व हमारा ये है जिस पे सप्लाई फंक्शन के लिए हमने पूरा एक चैप्टर डिस्कस किया है। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला हमारा जो चैप्टर होगा उसमें हम इन दोनों फंक्शन को एक ही वक्त में पढ़ते हैं। और जब आप डिमांड का चैप्टर नेगेटिव फंक्शन के साथ, सप्लाई का चैप्टर पॉजिटिव फंक्शन के साथ जब आप मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर आप मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपको पता होता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि जो है सप्लाई और डिमांड, प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, इसका कर्व पॉजिटिव बनता है। इसमें बेटे हम जो है ये भी हमारा एक आप कह सकते हैं कि मुख्तसर सा चैप्टर है। क्योंकि डिमांड जब हम मुकम्मल पढ़ते हैं, बल्कि हमने जब पढ़ी है तो उसके बाद सप्लाई को पढ़ना आसान हो गया है। क्योंकि उसी फंक्शन को हमने जो है वो चेंज करके अपना सप्लाई का फंक्शन चैप्टर मुकम्मल किया है। तो डिमांड और सप्लाई को पढ़ने के बाद मार्केट का इक्विलिब्रियम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बेटा इंशाअल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो सप्लाई का चैप्टर, उसके जो अभी MCQs हमारे पेंडिंग हैं हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद शॉर्ट का सेशन मुकम्मल करेंगे। उनके बाद इंशाअल्लाह जो है हम मार्केट के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।